साथियों, हिमालयी क्षेत्र में बीते कुछ वर्षों में जो वर्षा के आंकड़े या जो बारिश के आंकड़े दर्ज किए गए हैं, वह बहुत ही घातक हैं। इस साल 2025 में हिमालयी क्षेत्रीय राज्य जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में 765 के लगभग भारी से भारी बारिश दर्ज की गई है, जो बीते 5 सालों में सबसे ज़्यादा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट की माने तो हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर सब जगह हालात बद से बदतर है। कहीं सड़क टूटी है, कहीं घर बह गए, कहीं गांव के गांव डूबे हुए हैं। 2023-24 में भी भूस्खलन, बाढ़, भारी बारिश से तबाही हुई थी, लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड टूट गया है। सोचिए, जहाँ टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पे लोग एक अपना घूमने जाते हैं, देखते हैं कि ये क्षेत्र वातावरण शांति प्रिय है, वहां पे कब बारिश इतना विकराल रूप ले ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी भी इन खूबसूरत वादियों में बेतहाशा पानी गिर सकता है, जो कि पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। यह सुंदर वादियां में ही खतरे की घंटी बज रही है। खेती चौपट है, दुकानदारी बंद है, रोजमर्रा की सारी चीजों पे जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई। रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो पूर्णतः बर्बाद है, यदि इस तरीके से ही स्थितियां रही आई तो। विशेषज्ञों का मानना है, यदि सरकार ने वक्त रहते इससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, जलवायु परिवर्तन स्थिति को नियंत्रित करने के संबंध में किसी प्रकार के निर्णय या ठोस कदम नहीं उठाए, तो यह बारिश न सिर्फ उत्तरी राज्यों को प्रभावित करेगी, अपितु पूरे भारत को यह प्रभावित कर सकती है। तो साथियों, जलवायु परिवर्तन के ही कारण यह मुद्दा या फिर ये जो प्राकृतिक वातावरण है बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन जिस तरह हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसका ही प्रभाव भारी वर्षा के रूप में देखा जा रहा है। इसमें कई लोगों के मरने, कई लोगों के लापता होने और कईयों के घर भूस्खलन में दब जाने, पानी में बह जाने की घटनाएं सामने आई हैं। अनाज, पशु, बहुत सारा जन माल का नुकसान है। इसीलिए इस मुद्दे को हमें या सरकार को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। हालांकि सरकार ही सिर्फ इस पर जिम्मेदार नहीं है, हम भी प्राकृतिक जो क्षेत्र है उसमें असामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं, जो कि उस क्षेत्र विशेष के लिए भी घातक है। कोई भी एक क्षेत्र अपने एक इकोसिस्टम से चलता है। इकोसिस्टम जिसमें आप क्या निर्मित कर सकते हैं, क्या निर्मित नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब यदि हिमालय जैसे क्रिटिकल पहाड़ी क्षेत्रों में भवन निर्माण कार्य तेजी से किए जाएंगे, सड़क निर्माण कार्य तेजी से किए जाएंगे, तो इसका दुष्प्रभाव हो पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे भारी मशीनें, हो सकता है कि बारूद का भी प्रयोग उन गुफाओं या फिर उन टनल्स को बनाने में किया जाता है। इस कारण यह प्रभावित होती है। हालांकि जैसे क्रिटिकल क्षेत्रों में यदि बांध, जैसे पिछले साल ही टिहरी बांध टूटा था उत्तराखंड में, इन क्षेत्रों में जहाँ पे पता है कि क्रिटिकल क्षेत्र है, जनमाल की नुकसान या हानि होती है, तो उन क्षेत्रों में इस प्रकार की योजनाओं को थोड़ा नियंत्रित ढंग से डेवलप किया जाना आवश्यक है। इसके लिए विशेषज्ञता और R&D करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि इस प्रकार के मामलों या तो भविष्य में ना हो, और यदि हो तो इनसे आसानी से निपटा जा सके। यदि आगे हम अगली खबर की ओर बढ़ें, तो आज प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में वैश्विक सम्मेलन, जो कि वैश्विक इंटरनेशनल ट्रेड सम्मेलन क्या है, विश्व व्यापार सम्मेलन या शो का उद्घाटन किया, जो 2025 का था। भारत, उन्होंने कहा कि अब भारत सिर्फ मामूली चीजें ही नहीं बनाता, अब भारत चिप से लेके शिप तक में अग्रसर है, जो कि भारत के लिए भी बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसको ही आगे बढ़ाता है, जो कि आवश्यक है, क्योंकि भारत में द्वितीय क्षेत्र की उतनी प्रगति नहीं है। यदि द्वितीय क्षेत्र अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, तो ये स्कीमें या फिर सरकार के प्रयास निरर्थक हो सकते हैं। इसलिए द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र को आगे बढ़ाना बहुत आवश्यक है, ताकि हम भुगतान संतुलन विनिर्माण में आगे बढ़ सकें,
साथ ही जो आयात करने की जो हमारी अभी एक विधि है, या फिर कहना चाहिए कि एक पूरा श्रेणी है जो भी चली आ रही है कि हम आयात ही मैक्सिमम चीज़ें करते हैं, वह उस श्रृंखला से हम या फिर उस श्रेणी से हम बाहर निकल के आके हम आयात निर्यात करने वाले देश बने, हम आयातक की जगह निर्यातक देश बने, ताकि हमारे देश की विदेशी मुद्रा भंडार बढ़े और साथ साथ देश को रोजगार मिले। प्रधानमंत्री ने इसी दिशा में कहा कि हम आर्थिक निर्भरता चिप अर्थात सेमीकंडक्टर चिप जैसे कि बड़े तकनीकी नौसैनिक यान के निर्माण में भारत आज अच्छे पायदान पे है। तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से तो ये भारत को आत्मनिर्भर बनाता है, साथ ही रोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाता है। वैश्विक स्पर्धा में भी भाग लेने के लिए भारत को खड़ा करता है। साथ ही रणनीतिक सुरक्षा के लिए भी ये भारत को एक मजबूत स्थान वैश्विक रूप से दिलाता है। इसी के साथ साथ ही खबर थी कि एयरबस जो एक एयरक्राफ्ट कंपनी है, उसने वह भी दिल्ली में अपना एक प्लांट डाल सकती है। यदि इस प्रकार के एयरक्राफ्ट निर्माण, उनके रिपेयरिंग या फिर उनके कल पुर्जों के निर्माण संबंधी यदि उद्योग यहाँ पे डलता है, तो ये एरोस्पेस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। हालांकि देखने की बात है कि मेक इन इंडिया स्कीम या फिर सरकार के प्रयास आगे कितने काम आते हैं। आप ही इसमें अपनी राय बता सकते हैं। अगली खबर बिहार से है। बिहार में कांग्रेस के द्वारा अति पिछड़े वर्ग को बहुत से लाभ देने के लिए एक व्यवस्था या फिर कहना चाहिए कि एक पूरा उन्होंने एक संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें कांग्रेस जिसके जो लॉन्चिंग प्रक्रिया थी या फिर उसके लॉन्च में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तेजस्वी यादव उपस्थित रहे। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी झूठे वादे और ध्यान भटकाने का काम करती है, और कहा कि हम अति पिछड़े वर्ग, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए संकल्पित है, और इसलिए इस संकल्प पत्र को आज हम जारी कर रहे हैं। उसमें बहुत कुछ व्यवस्थाएं या फिर बहुत कुछ उन वर्गों के लिए दी गई हैं। हालांकि अभी उसकी चर्चा इतनी जरूरी या फिर हम अभी अपने इस शो में उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। किसी और वीडियो में उस पूरे संकल्प पत्र की चर्चा करेंगे, और कांग्रेस यदि सरकार बनाती है तो उसके लिए भी ये प्रश्न करेंगे कि वह सरकार किन वर्गों के लिए कितना कार्य कर रही है। हालांकि बीजेपी भी उसी तरीके से चल रही कि पिछड़ों का कल्याण, आदिवासी, अल्पसंख्यक और एसटी एससी सब का के लिए हम संकल्पित हैं। इस प्रकार की ही बीजेपी की भी नीति रही है। हालांकि देखने की बात है कि बिहार को इसका कितना लाभ मिल पाता है। बिहार में इस साल के अंत में ही विधानसभा चुनाव है, इसलिए सारी पार्टियां अपनी जी जान से लगी हैं कि हमें जीत मिले। वर्तमान में वहां लगभग 20-22 सालों से एनडीए का ही राज चल रहा है। हालांकि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री होते हुए वे बहुत सी बार पार्टियों की अदला बदली कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल वह बीजेपी में है। हालांकि आगे भी संभावना है कि वह बीजेपी के सहारे ही अर्थात एनडीए के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। देखते हैं बिहार में क्या होता है। और आगे की सारी खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ पंच के साथ। मैं हूं नयन बघेल। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।